आपने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को ये प्रूफ करना है और आपने एविडेंस शो करना है ये आपके पार्टनर है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि जो हमारी पार्टनर या हमारे कपल की डेफिनेशन है वो इनकी नहीं है। यू एंड योर वाइफ हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर लास्ट 12 मंथ्स, एटलीस्ट 12 मंथ्स। के अलावा जो है वो शेयर्ड रेजिडेंस यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे प्रूव हो कि आप एक ही प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं। लोगों का ये केस होगा कि भाई अभी शादी हुई है और 12 मंथ्स पूरे नहीं हुए हैं, अरेंज मैरिज हुई है और उसके बाद जो है वो शादी के बाद हस्बैंड जो है वो पढ़ने के लिए आ गए, तो अब इसमें कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो हेलो गाइस, कैसे उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे एहसास है कि काफ़ी डिले आ गया है। बीच में जो है वो मैं तकरीबन 2 वीडियोस मेरी आ रही थी, तो अभी थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो इंशाल्लाह इसको हम रेगुलर करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों का अगेन बहुत शुक्रिया, आप लोग पसंद करते हैं, वॉच करते हैं और मुझे बहुत इसकी खुशी है कि मेरी वीडियो से मैं जो कंटेंट बनाता हूँ इससे किसी न किसी को जो है वो फ़ायदा हो रहा है। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी लोगों को जो है आप उसको रिलेट करेंगे और काफ़ी लोगों के इंटरेस्ट का है। जो भी न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर रहा है, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो जॉब वर्क वीज़ा हो, उसके लिए आज की वीडियो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको आखिर तक देखिएगा। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो काम आएगी। तो जो टॉपिक है आज का वो है पार्टनरशिप वीज़ा। यानी कि जब आप यहाँ पे आएंगे किसी भी वीज़े पे, स्पाउस यानी कि स्टूडेंट वीज़े पे या वर्क वीज़े पे, तो यकीनन आपकी पहली कोशिश होगी कि आप अपनी फैमिली को भी बुलाएं या फैमिली को भी साथ लेके चलें। तो उसके अंदर जो आपकी स्पाउस या जिसको यहाँ पे पार्टनरशिप वीज़ा कहते हैं, तो वो पार्टनरशिप विजिटर वीज़ा भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप वर्क वीज़ा भी हो सकता है और वो पार्टनरशिप आपका पार्ट ऑफ द रेजिडेंस वीज़ा भी हो सकता है। बट चाहे वो वीज़ा कोई भी हो, रिक्वायरमेंट फॉर दैट वीज़ा इज़ ऑलमोस्ट द सेम। वो कैसे? वो इस वजह से कि आपने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को ये प्रूफ करना है और आपने एविडेंस शो करना है ये आपके पार्टनर है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि जो हमारी पार्टनर या हमारे कपल की डेफिनेशन है वो इनकी नहीं है। यानी कि अगर हमसे किसी से पूछा है कि भाई ये अगर आपके पार्टनर हैं या आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, तो आप उनको मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दें और वो उनके लिए काफ़ी होगा। लेकिन न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं है। वहाँ पे उनको जेन्युइन एविडेंस चाहिए होता है जिससे आप प्रूफ कर सकें कि आप लोग जो है वो पार्टनर हैं। अब वो कैसे प्रूफ करेंगे? उसके सबसे जो इम्पोर्टेंट क्लॉज है वो है ये है कि आपको ये प्रूफ करना है कि यू बोथ यानी एज ए कपल आर लिविंग टुगेदर एटलीस्ट फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, इन लास्ट 12 मंथ्स के अंदर आप लोग साथ रह रहे थे। तो अब वो कैसे प्रूफ करेंगे? उसके लिए उन्होंने पूरी एक लिस्ट जो है वो दी हुई है इमिग्रेशन की वेबसाइट पे भी, और रिसेंटली उन्होंने जो है वो एक रिलीज भी निकाला हुआ है। इसलिए कि आजकल वीज़ा एप्लीकेशन बहुत आ रही हैं, तो वो खुद चाहते हैं कि लोगों को एजुकेट करें और लोगों को ये सारी गाइडलाइंस पता हो। तो उसमें पूरी लिस्ट है, मैं 1 बाय 1 जो है वो आपसे शेयर करता हूँ और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा साथ साथ। पहले तो मैंने बताया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आपने प्रूफ करना है कि यू एज ए कपल, यू एंड योर वाइफ हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर लास्ट 12 मंथ्स, एटलीस्ट 12 मंथ्स। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होंगे, कुछ आपको बनाने पड़ेंगे या क्रिएट करने पड़ेंगे। क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि वो फॉल्स होंगे, बट वो नॉर्मली लोग उस पर तवज्जो नहीं देते। तो सबसे पहले तो आप बात कर लेते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। एक मैरिज सर्टिफिकेट वो आपका एक प्रूफ होगा। इसके अलावा जो है वो शेयर्ड रेजिडेंस यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे प्रूव हो कि आप एक ही प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं। तो जैसे कि अगर आपका कोई रेंटल प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो उसका रेंटल एग्रीमेंट जो है वो जॉइंट रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, या आपकी जो प्रॉपर्टी है मॉर्टगेज पे है तो वो जॉइंट मॉर्टगेज होना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रूफ है शो करने के लिए लिविंग टुगेदर। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी यानी कि आपके जॉइंट बैंक अकाउंट
या आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, आप वाइफ के अकाउंट में कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वाइफ जो है वो आपके अकाउंट में कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये जो काफ़ी ट्रस्ट डेवलप करता है। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा हर किसी को पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो ओनली ट्रस्टेबल पर्सन को ही करता है और वो आपके जो है पार्टनर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके चिल्ड्रन है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट वो भी काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा। इसके अलावा आपकी कॉरस्पॉन्डेंस किसी हवाले से लेटर्स हैं या कोई और डॉक्यूमेंटेशन है, एक दूसरे को ईमेल्स हो गई हैं। इसके अलावा आपके पार्टनर के साथ कोई फ़ोटोग्राफ, यानी कि कोई इवेंट हो जहाँ पे आप लोग साथ हों, कोई गैदरिंग हो कल्चरल, या कोई फैमिली की कोई ऐसी गैदरिंग हो जहाँ पे आप दोनों की साथ फ़ोटोज़ हों, जिससे ये प्रूव हो सके कि यू गाइज़ आर इन अ रिलेशनशिप। इसके अलावा जो है वो कोई कमिटमेंट शो कर सकते हैं किसी किस्म की, यानी कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर्ड इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हुए हैं, आप लोगों ने साथ कोई एक्टिविटी की हुई है, टिकट्स खरीदे हुए हैं, मूवी टिकट्स हैं, या आपने कोई शॉपिंग की हुई है, तो उसकी रिसीट वगैरह जो है वो, या वो एड्रेस सेम एड्रेस के ऊपर रिसीट आई हुई है या डिलीवरी आई हुई है। अगर आपके प्रीवियस डिवोर्स हुई हुई है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आके उससे भी प्रूव हो गए, वो आपका डिवोर्स होगी और ये आपका नया रिलेशनशिप है। इसके अलावा कोई और ऐसा एसेट जो आप दोनों ओन करते हो, आप दोनों के नाम पे हो और उसमें एड्रेस भी कॉमन हो। यूटिलिटी बिल्स वो शो किए जा सकते हैं उसमें, अगर आपका दोनों का नाम भी आ रहा है और उसमें एड्रेस भी सेम है। अच्छा, इसमें बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हो सकता है कि वो एप्लीकेबल ना हो फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज वहाँ पे इस तरह की चीज़ें इतनी कॉमन नहीं हैं। यहाँ पे जैसे यूटिलिटी बिल्स हैं या मॉर्टगेज है, ये बहुत कॉमन है। जॉइंट चीज़ें होती हैं, मॉर्टगेज या जॉइंट एप्लीकेशन होती है, या आपके जॉइंट अकाउंट होते हैं। तो बट इसमें से फिर भी ये लिस्ट है, इसमें जितने ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। तो कहने के मतलब ये है कि ये सारी लिस्ट ज़रूरी नहीं है, बट मैक्सिमम जितने आप प्रोवाइड कर सकते हैं उसके अंदर आप प्रोवाइड करें। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपका इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो अगर आप ऑन शोर हैं तो आप जो है वो विद इन आई थिंक 42 डेज के अंदर, जस्ट अ मिनट, 14 डेज के अंदर जो है वो आप उनको वो कर सकते हैं, चैलेंज नहीं, अपील कर सकते हैं, और उसमें मे बी जो है वो आप फर्दर कोई और डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकें। लेकिन अगर आप ऑफशोर हैं, आपने ऑफशोर अप्लाई किया हुआ है, तो आपको अपील का राइट नहीं है, और उसके लिए जो है आपको फिर दोबारा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करानी पड़ेगी। और सेम केस अगर रेजिडेंस के अंदर है, तो रेजिडेंस के अंदर भी जो है वो आप विद इन सर्टेन डेज, आई थिंक 14 डेज के अंदर आप जो है वो अपील कर सकते हैं, और उसमें आपसे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन और क्लैरिफिकेशन वो ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करूं ये सारी इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, या समटाइम पता होती है, और रिफ्रेशिंग कोर्स के लिए जो है वो अच्छा रहता है कि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, स्पेशली कि अगर आप स्टूडेंट पे हैं और आपकी नई शादी हुई है, तो उसके अंदर एक चैलेंज होता है। अच्छा, बाज़ लोगों का ये केस होगा कि भाई अभी शादी हुई है और 12 मंथ्स पूरे नहीं हुए, अरेंज मैरिज हुई है, और उसके बाद जो है वो शादी के बाद हस्बैंड जो है वो पढ़ने के लिए आ गए, तो अब इसमें कैसे प्रूफ किया जाएगा? तो उसके लिए जो है वो आपको ये शो करना पड़ेगा, ये एविडेंस दिखाने पड़ेंगे कि भाई आप 12 मंथ साथ क्यों नहीं रह रहे, ठीक है ना? तो आप वो दिखाएंगे भाई कि आपका जैसे कि एडमिशन हो गया है और आपने ट्रैवल किया है, तो दैट्स वाई यू डिडंट स्पेंड 12 मंथ्स, ठीक है, एक साथ। या इसके अलावा अगर कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आप 12 मंथ्स एक एड्रेस पे नहीं रह सकें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो हस्बैंड है वो मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे और आप जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हैं, तो इसमें भी जो है वो ज़रा सा गैप आ सकता है रिलेशनशिप का। तो उसके अंदर जो फर्दर आपको वो प्रूव करना पड़ेगा वो गैप को, कि वो गैप क्यों है, ठीक है ना? तो इसमें जितने आप लेजिटिमेट और वैलिड और रीजनिंग के साथ सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो उतनी जो है वो आपकी वीज़ा जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रांग होगी। कोशिश करें कि कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट ना मेंशन करें, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सच नहीं है, ट्रू नहीं है,
आपकी सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है, वो उसमें ना मेंशन करें, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट ना लगाएं, इसलिए कि ये जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस के केस के अंदर आता है और आपकी जो एप्लीकेशन भी डिक्लाइन होगी और रिकॉर्ड भी ख़राब होगा और आपके जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं यानी कि आपके जो स्पॉन्सर हैं, हस्बैंड हैं या जो पार्टनर हैं, उनके केस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने भी आपको बताए वो शेयर करें और उसको सारी एविडेंस आपकी होनी चाहिए और आपके ट्रू डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में होने चाहिए। तो इंशाल्लाह जो है वो आपका वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें कोई रिजेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर केस है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर कमेंट का जवाब दूँ टाइमली मैनर में। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे इन्फॉर्मेशन में आपके इजाफा हुआ होगा। अच्छा, जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।